प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि व्यावसायिक प्रशासन जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट और दूसरा पेपर का नाम है व्यापारिक संनियम कॉमर्शियल लॉ। जो आज हम अध्ययन करेंगे सेकंड पेपर का व्यापारिक संनियम कॉमर्शियल लॉ का जो पहला चैप्टर है अनुबंध का अर्थ एवं परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका अर्थ और परिभाषा समझने के बाद में विशेषता के ऊपर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले सामान्य शब्दों में वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द बहुत प्रचलित शब्द है जो हमारे जीवन में हम सुनते रहते हैं। एक प्रसिद्ध विधिशास्त्र T.R. देसाई के शब्दों में उन्होंने कहा है, अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति आए दिन अनुबंध करता रहता है, आए दिन अनुबंध करते रहते हैं। हम वास्तव में हम प्रतिदिन अनेक बार अनुबंध करते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से लेकर आराम विलासिताओं की वस्तु सेवाएं करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम अनुबंध करते ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, फल, सब्जी, कपड़े, जूते, पुस्तकें, परिवहन के लिए टिकट, स्कूटर के लिए पेट्रोल आदि करने के लिए हम अनुबंध करते ही रहते हैं। इसके अलावा भी दर्जी से कपड़े सिलवाने, चक्की पर अनाज पिसवाने, स्कूटर की सर्विस करवाने आदि हेतु भी हम अनुबंध करते रहते हैं। अनुबंध हमारे जीवन में चलता ही रहता है। इसी प्रकार व्यावसायिक जगत का मूल कार्य ही लेन देन होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान प्रतिदिन अनेक अनुबंध करती है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान प्रतिदिन अनेक अनुबंध करती रहती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुबंध करती है। जैसे माल का क्रय विक्रय, लोन देना, लोन प्राप्त करना, कर्मचारियों निवेशकों आदि अनेक वर्गों के साथ अनुबंध करना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की जीवन की रोज़मर्रा का काम है। व्यावसायिक जगत में अनुबंध अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। एक राइटर कार्ले तथा रॉबर्ट के मत है, वो लिखते हैं, जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड विधान के नियम पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यावसायिक जगत की सुरक्षा एवं स्थिरता अनुबंध के विधान पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन सा विधान पे? दंड विधान जनता की, और व्यापारिक जगत की सुरक्षा अनुबंध के विधान पर निर्भर करती है। एक और विद्वान है सर एंसन ने लिखा है कि अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य ही देखना है कि एक व्यक्ति को जो आशा दिखाई गई है वे साकार हो जाएगी अथवा उसे कुछ वचन दिया गया है पूरा किया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पे अनुबंध हम हमारे जीवन में बहुत बार करते रहते हैं। अब हम देखते हैं अनुबंध का अर्थ, सामान्य अर्थ एवं परिभाषा है। सामान्य अर्थ में अनुबंध आप स्क्रीन पर देखिए। सामान्य अर्थ में अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। कितने पक्षकार होंगे? वैसे जो परिभाषाएं दी गई है जो है उनमें ही इसमें लगभग विशेषता इसी में से ही निकलेगी और ये विशेषता आपके आगे जाके ये अनुबंध बन जाएगी। जिसमें सबसे पहली जो बात लिखी गई है, कम से कम कितने पक्षकार होने चाहिए? 2 पक्षकार होने चाहिए। सामान्य अर्थ में अनुबंध में 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। अब यहाँ पे ठहराव का दूसरा नाम क्या है? करार। ठीक है, ठहराव एग्रीमेंट। अब कुछ विद्वान जो अनुबंध के जो राइटर है ब्लैक स्टोन, उन्होंने लिखा है, अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने अथवा नहीं करने का ठहराव है जिसमें पर्याप्त प्रतिफल होता है।
ये किसी कार्य को करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन किसी कार्य को नहीं करने के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे अगले चैप्टर में। अभी हमने ये देखा है अनुबंध किसी कार्य को करने अथवा ना करने जिसमें क्या होता है पर्याप्त प्रतिफल। ये प्रतिफल है कंसिडरेशन, ये भी आपका चैप्टर दे रखा है बड़ा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रतिफल का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। अकॉर्डिंग, उसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट अपॉन ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू ए पर्टिकुलर थिंग। इन्होंने ये लिखा है। फिर न्यायाधीश साइमंड के अनुसार, ये भी एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या तय करता है। इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू साइमंड्स एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। फिर सर फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार प्रत्येक ठहराव एवं वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पोलाक एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 की सब धारा H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 की सबसेक्शन H एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा वैध ठहराव है जो किसी कार्य को करने अथवा विरत रहने के प्रस्ताव की स्वेच्छा से स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। ऐसे ठहराव में सामान्य प्रतिफल भी पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के आपसी अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। कंक्लूजन्स में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपोनेंट यानी जो क्षमता, जो पार्टी है जो क्षमता रखती है, योग्य पार्टीज विथ फ्री कंसेंट यानी सहमति, अपॉन ए लीगल कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, एंड विथ लॉफुल यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए वैधानिक ऑब्जेक्ट, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, डूइंग abstain from something which gives rise to legal obligation of the parties। राइज के समय लीगल वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार ये अनुबंध का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी के बारे में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं। अब इन्हीं में से अनुबंध की विशेषताएं बनेगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अनुबंध की विशेषताएं या लक्षण या तत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दो या दो से अधिक पक्षकार का हो, मिनिमम 2 मोर पार्टीज। पक्षकार कितने होने चाहिए? अनुबंध का वैध अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दोनों पक्षकारों में से एक प्रस्तावक वचनदाता होता है प्रपोजर और दूसरा ऑफरी। प्रस्तावक या वचनदाता, ओके। दूसरा होता है प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता, ऑफरी। दूसरा इसको इंग्लिश में और कह सकते हैं प्रोमिसी कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है पक्षकार कितने होंगे इसमें? 2 या 2 से अधिक पक्षकार होंगे। फिर जो दूसरी विशेषता है ठहराव का होना, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्रस्ताव और स्वीकृति, इसका अलग से चैप्टर दे रखा है। प्रस्ताव किसे कहते हैं, प्रस्ताव की विशेषता है, और स्वीकृति किसे कहते हैं, स्वीकृति की विशेषता है। आगे इसका चैप्टर दे रखा है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने छोटे से अर्थ में इसमें ये देखना है, प्रस्ताव होगा, हमने पहले भी पढ़ा है ठहराव का जो चैप्टर आएगा आपके, तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होगा जो भी ठहराव होगा, और ठहराव में प्रतिफल होगा तो क्या बन जाएगा? अनुबंध बन जाएगा। तो ये दोनों बातें इसमें होनी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट
है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तीसरी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या होनी चाहिए, दो पक्षकार आपस में कोई कैसा ठहराव करते, यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, तो वह ठहराव वैध अनुबंध नहीं बन सकता। ये फॉर एग्जांपल हम घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, ऐसे ठहराव का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, तो ऐसे ठहराव रह जाते हैं, ये क्या नहीं बन सकते, अनुबंध नहीं बन सकते। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कमल ने अपने मित्र विमल को घर पे दावत की इनविटेशन दिया और खुशी खुशी विमल उस इनविटेशन को स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन कुछ कारण से विमल जो दावत दी थी, जो भोजन के लिए कहा गया था, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता। यहाँ पे जो कमल जो विमल नहीं आने पर न्यायालय में उसके खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि इन ठहराव में दोनों पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध स्थापित करने की कभी भी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे वही क्या होना चाहिए, वैधानिक संबंध करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके वो अनुबंध का रूप धारण करेगा, नहीं तो वो ठहराव ही रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुबंध के वैध होने के लिए आवश्यक है कि अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती। अवयस्क हो गया, अस्वस्थ, अवयस्क यानी माइनर जो 18 से कम हो, अस्वस्थ व्यक्ति जो व्यक्ति अनुबंध करने पर जो उनके हितों पर जो प्रभाव पड़ता है उनको नहीं समझ पाता है, जैसे पागल, मूर्ख इत्यादि। फिर तीसरा है राज नियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्तियों को क्या कर रखा है, राज नियम ने अयोग्य घोषित कर रखा है, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, दिवाली आदि। तो ये ध्यान रखना है आपको, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होगी वही व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, अन्यथा क्षमता नहीं है तो अनुबंध नहीं कर सकता। पक्षकारों में सहमति का होना या सहमति, कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। पक्षकार में सहमति होगी तभी जाके पहले प्रस्ताव होगा, फिर उसकी क्या दी जाएगी, स्वीकृति दी जाएगी। अगर सहमति नहीं है तो यहाँ पे अनुबंध नहीं बन पाएगा। समान भाव होना चाहिए, दोनों के जो विचार है वो क्या होना चाहिए, प्रस्ताव करने वाले के और जवाब देने वाले यानी स्वीकृति देने वाले के, दोनों के विचार कैसे होने चाहिए, समान होंगे, तभी जाके वो सहमति देगा। और सहमति आपस में नहीं है तो वो अनुबंध नहीं बन पाएगा। फिर पक्षकार में सहमति तो होगी, लेकिन सहमति भी कौन सी होगी, फ्री सहमति होगी, फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। पक्षकारों में कौन सी सहमति होगी, फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज। पक्षकारों में आप क्या होगी, स्वतंत्र सहमति होगी। अब स्वतंत्र सहमति का मतलब ये है, हम आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित परिस्थिति में स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। कौन सी परिस्थितियाँ, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावंडन या गलती। ये बातें हैं, 5 जो चीज़ें हैं वो इसके बारे में अलग से आपका चैप्टर दे रखा है, उसके पे पढ़ेंगे। लेकिन ये अगर कोई भी 5 में से एक बात आ जाती है तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। कौन कौन सी, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्यावंडन या गलती, 5 बातें। तो ये अगर ये 5 बातें में से एक भी बात आ जाती है तो यहाँ पे अनुबंध नहीं स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, और स्वतंत्र सहमति नहीं है तो यहाँ पे अनुबंध नहीं होगा। वैधानिक प्रतिफल, नेक्स्ट विशेषता है पक्षकारों नियोजित प्रतिफल या वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक प्रतिफल का मतलब जो भी अनुबंध किया जा रहा है, अनुबंध में जो अनुबंध किया जा रहा है कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है, प्रतिफल होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें प्रतिफल होगा, और प्रतिफल भी कौन सा होगा, वैधानिक होगा, इलीगल नहीं हो सकता। अगर इलीगल प्रतिफल पाया जा रहा है तो वहाँ पे अनुबंध नहीं बन सकता। फिर आपके नेक्स्ट वैधानिक उद्देश्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, अनुबंध की वैधता के लिए ठहराव के उद्देश्यों का भी वैध होना आवश्यक है। निम्नलिखित ठहराव
विधि विरोध माने जाते हैं। कौन कौन से? वे ठहराव जो राज नियम द्वारा वर्जित है, जैसे बिना लाइसेंस प्राप्त किए शराब का व्यापार करने का ठहराव, यदि वे ठहराव जो कपटपूर्ण उद्देश्य से किया जा रहा है, वे ठहराव जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए किया जा रहा है इत्यादि। अगर ऐसे ठहराव किए जा रहे हैं तो ये वैधानिक उद्देश्य, ऐसे जो जिनका उद्देश्य वैधानिक उद्देश्य इस प्रकार है, कपटपूर्ण है, अनैतिक है, तो वो सही नहीं माना जाएगा और वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट, निश्चितता, सर्टेनिटी। जो अनुमान, ये महत्वपूर्ण तत्व है इसका, ये जिसमें निश्चितता पाई जाती है वह ठहराव अनुमान का प्रमुख तत्व है, जिसमें निश्चितता पाई जाती है। जिस ठहराव में अनिश्चितता पाई जाती है वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। जिन ठहराव का अर्थ निश्चित नहीं है उन्हें भी परिवर्तित नहीं करवा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शब्द जो जिस बात के लिए अनुबंध किया जा रहा है वो शब्द निश्चित होने चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर अनिश्चित होगा तो वहाँ पे अनुबंध नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, ए व्यक्ति बी से ये ठहराव करता है कि बी व्यक्ति को अपना मकान 5 या 6 लाख रुपए में बेच देगा। यहाँ पे 5 या 6 लाख क्या है? एक अनिश्चितता का कारण है और यहाँ पे ये ठहराव व्यर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निष्पादन की संभावना। जो काम है वो काम, जो जिस काम के लिए अनुबंध किया गया है वो काम कैसा होना चाहिए भविष्य में? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो काम ऐसा होना चाहिए जो भविष्य में हो सकता है। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना ही असंभव है तो वो ठहराव व्यर्थ होगा। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है, और दूसरी ओर कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय निष्पादित करना संभव होता है, किंतु बाद में कुछ परिस्थिति के कारण निष्पादन करना असंभव हो जाता है। तो ठीक है, इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कहता है कि मैं आपके घर में से जादू से सोना निकाल दूंगा या खजाना निकाल दूंगा, आप मुझे 500 रुपये दे देना। ये ठहराव किया जा रहा है, ये अनुबंध किया जा रहा है। ये ठहराव असंभव कार्य करने का है, इम्पॉसिबल है, निष्पादन की संभावना नहीं है, तो यहाँ पे ये ठहराव व्यर्थ है। इसी तरह एक राइटर है और एक प्रकाशक से पुस्तक लिखने का अनुबंध करता है। अनुबंध करते समय ये वैध था और संभव ही था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लेखक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, निधन हो जाती है, तो ये अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आगे काम करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी ठहराव स्पष्ट रूप से वैध घोषित ना हो। 11वीं जो है, जो 11वां जो विशेषता है, लक्षण है या तत्व है, क्या है? ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से ना हो। पहले से ही ऐसे ठहराव बताए गए हैं, जो ठहराव है वो क्या है? व्यर्थ घोषित है, और वो ठहराव किए जाते हैं तो वो ठहराव व्यर्थ है और वो अनुबंध नहीं बन सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अवयस्क अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल का ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य या प्रतिफल का ठहराव, रुकावट डालने वाला ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले, अनिश्चित अर्थ वाले, असंभव कार्य करने वाले, बाजी के ठहराव इत्यादि। ये ठहराव कैसे? ऐसे ठहराव है जो ऑलरेडी ठहराव क्या है? स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। नेक्स्ट विशेषता और लास्ट स्टेज की वैधानिक औपचारिकता का पालन। कोई भी कंप्लेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए, यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया हो। यहाँ पे जो भी वैधानिक औपचारिकता है उसे पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर उनमें कोई भी औपचारिकता का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुबंध सही ढंग से नहीं हो गएगा। तो इस तरह से ये सभी जो लक्षण हैं अनुबंध में एक साथ पाए जाना आवश्यक है। यदि किसी ठहराव में इनमें से किसी भी तत्व का अभाव या विशेषता का अभाव पाया गया तो वह ठहराव कानून से परिवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा।